नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनकी संख्या 82,000 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच राहत की खबर यह है कि 27,920 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि 2,649 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 27,500 के पार पहुंच चुके हैं। 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 16 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मामलों की संख्या 576 बताई जा रही है। हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, 82,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि तकरीबन 28,000 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस बीच 2,649 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो लगातार ये नंबर 1 पर बना हुआ है जिस लिहाज से मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। आंकड़ा 27,500 के पार हो चुका है। 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केरल की अगर बात की जाए, जहां पर सबसे पहले मामले देखने को मिले थे, वहां पर 16 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मामलों की संख्या 576 हो चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रकाश केसवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश, हम आपसे ही समझना चाहेंगे, हालांकि इसकी आशंका पहले से ही थी, लेकिन जिस प्रकार से हर रोज तकरीबन 2,000-3,000 मामले देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो कि ये तो पहले से प्रेडिक्टेड था। बाकी जो कंट्रीज थी उनमें एकदम एक्सप्लोजन के साथ काफी नंबर में पेशेंट्स बढ़े थे और शायद हमारे यहाँ लॉकडाउन की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन ये वायरस की स्प्रेड कम्युनिटी में धीरे धीरे बढ़ने की आगे भी उम्मीद है और कम्युनिटी में स्प्रेड करता ही है। इसको रोकना, थाम देना काफी मुश्किल काम है और ये धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ेंगे और इसीलिए कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से बढ़ेंगे। अब ये जी, डॉक्टर प्रकाश, ये ऐसा भी हम उम्मीद है आपसे कि समझना चाहेंगे, लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लगातार लॉकडाउन जो है उसे बढ़ाया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, मामलों में कमी जैसे अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में हुआ है ना। अगर 2 महीने में किसी भी दूसरी कंट्री का देखें तो तेजी से नंबर बढ़ा। हमारी पॉपुलेशन की अगर देखा जाए कि 130 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो नंबर है 2 महीने में इतना तेजी से नहीं बढ़ा। जयपुर की पॉपुलेशन मान लो जहाँ पे हम रहते हैं 30 लाख या 40 लाख है। अगर 1% लोगों को भी हो जाता तो 40,000 पेशेंट्स कहाँ रखे जाएंगे। लॉकडाउन का ये फायदा हुआ कि ये धीरे धीरे बढ़े और कम बढ़ने की वजह से लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया, तो उनमें से रिकवरी रेट भी अच्छी रही। पर एक साथ तेजी से बढ़ते हैं लॉकडाउन नहीं होने की वजह से, तो सब लोगों कितने भी अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट करती है वो इनसफिशिएंट रह जाएंगे, तो फिर उन लोगों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो लॉकडाउन का फायदा हुआ है डेफिनेटली कि जो इंक्रीज थी वो ग्रेजुअल हुई, धीरे धीरे करके हुई, एकदम बस नहीं हुई, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन उसको रोक पाना, आगे मैन टू मैन स्प्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और लॉकडाउन का काफी फायदा हुआ है स्लो स्पीड को देखा जाए तो। अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन में अभी भी देखें कि 1 लाख लोगों को नहीं हुआ या फिर 75,000 को ही हुआ, तो ये काफी फायदा सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही फायदा हुआ, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग से फायदा हुआ, प्रिकॉशन से फायदा हुआ। जी हाँ, वाकई में इसका फ़ायदा काफ़ी पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जैसा डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि लॉकडाउन का फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में हाल बेहाल है। तकरीबन 27,500 के
ज्यादा मामले यहां पर पहुंच चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि केरल में भी 16 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर यहां पर संख्या 576 बताई जा रही है। तो परेशानी की बात है, कोरोना काल लगातार जारी है और ऐसे में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 82,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में 54 दिनों के बाद सड़कों पर बसेस नजर आई हैं। जी हां, 10 जिलों में यहां परिवहन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। 29 रूटों के लिए बसेस रवाना हो चुकी है। एक बस में 30 यात्रियों को बैठने की इजाजत दी गई है। तो हरियाणा से आज बड़ी खबर ये मिल पा रही है, जिस तरह से यहाँ बसेस शुरू हो चुकी हैं, परिवहन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। स्टार्टिंग में 29 ऐसे रूट हैं जहां पर बसें रवाना की गई हैं और एक बस की अगर बात की जाए तो एक बस में 30 यात्रियों को बैठने की इजाजत है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से सैनिटाइज किया गया पहले बसेस को, उसके बाद बसेस को रवाना कर दिया गया। 29 ऐसे रूट हैं जहां पर बसेस रवाना की गई हैं और 10 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बसेस को शुरू किया गया है। के बाद बसेस सड़कों पर नजर आई हैं। आप देखिए किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जा रहा है। एक बस में 30 यात्री बैठाए जा रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। संजय राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, हरियाणा की अगर बात की जाए तो बसेस की यहां पर शुरुआत कर दी गई है और जैसा कि प्रधानमंत्री का कहना था कि अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस दोनों को संभालना होगा और शायद कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुधा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों को संभालना होगा, आपने सारी बात कह भी दी है। आज हरियाणा में जो बसें चली हैं, बताइए कि 54 दिनों के बाद लगभग 2 महीना होने जा रहा है और आज बसें चली हैं। लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि लोग घरों में फंसे हुए थे, जिलों में फंसे हुए थे, वे लोग अपने अपने घरों को जा सके। और उन लोगों को जाने से, जो पंचकुला से ही बहुत सी गाड़ियां शुरू हुई हैं और अलग अलग जिलों से हुई हैं, और अलग अलग जिलों से राजधानी के लिए आने के लिए बात हुई है, मतलब चंडीगढ़ राजधानी है जिसे कहेंगे हम लोग। और इनको सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइज करने के बाद सभी लोगों की स्कैनिंग की गई। जो यात्री थे उनके बीच में उन्होंने सीटों में निशान बनाए हुए थे कि इस सीट पर बैठना है, इस सीट पर नहीं बैठना है, जिसे कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत अच्छी शुरुआत की हरियाणा सरकार ने कि जनजीवन को पटरी पर लाने की एक शुरुआत जो उन्होंने की है, उसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। और यात्रियों से भी अनुरोध किया, हमने भी किया और सब जगह ने किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, क्योंकि इस महामारी से हम लोग तभी निजात पाएंगे कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप का बचाव कर पाएंगे। एक दूसरे संजय के जी, बिल्कुल असुविधा। आपने यहाँ पर सही जिक्र किया है। जैसा आपने कहा कि आपने भी यात्रियों से रिक्वेस्ट की, उसके अलावा सरकार प्रशासन के द्वारा भी लगातार यही किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की मानसिकता है हमारे देश के अंदर, क्या आप मानते हैं कि अगर इस तरह से खुला छोड़ दिया जाता है कि चलिए इस तरह के नियमों का पालन आपको करना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, बसेस चलानी है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या आप नहीं मानते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग या जो नियम है कहीं ना कहीं समाज के यही लोग तोड़ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर ये लोग नियम तोड़ते हैं तो अमेरिका की जो हालत है,
वही स्थिति हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी। हमने इस लॉकडाउन में एक ही चीज देखा है कि हमने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है, आपस में लोगों को एक एक चीज से अवेयर किया गया है। ये महामारी की अभी इलाज नहीं निकला है, इसका इलाज एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग और आपस में बचाव और एक दूसरे को सुरक्षित रखना। लेकिन लोग अगर अपनी सुविधाओं के लिए इस कानून को, और कानून कह रहा हूँ, इस महामारी को अगर हल्के में लेते हैं तो हम नजदीक ज्यादा दूर नहीं जाते। चंडीगढ़ के अंदर देखिए बहुत हल्का में लिया लोगों ने, बाबू धाम कॉलोनी के अंदर हर दिन 20 से 25 लोग नए आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के अंदर भी हर जिले, जो जिले हमारे बिल्कुल ग्रीन जोन में थे, उनमें भी निकल के आए हैं। कुछ प्रवासी यहाँ आए हैं जो बाहर के राज्यों से, उन लोगों ने, जो हमारे प्रवासी जैसे महाराष्ट्र से हरियाणा में आए हैं लोग, और मध्य प्रदेश से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, उन लोगों के अंदर जो चीज जांच है वो जांच की जा रही है, वो पॉजिटिव हमारे बीच में कर रहा है। और सबसे ज्यादा हमें हरियाणा को नुकसान किया है दिल्ली में, जो हमारे हरियाणा राज्य के लोग जो रहते हैं, दिल्ली ने सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को किया है। मैं कहूंगा, एक ही अपील करूंगा कि सब लोग केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, सफाई रखें, हाथों को साफ करें, जो जिस तरीके सरकार की गाइडलाइंस आ रही हैं उस तरह से करें। देखिए, हम लोग बहुत अभाव में थे, इतने दिन हमने बहुत अभाव झेल लिए, लगभग 2 महीना हम लोगों ने एक एक चीज से दूर रहे हैं। देखिए, आपके टीवी चैनल्स पे हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने सब स्कैनिंग की है, सबकी जांच की है, हर चीज करके, और बीच में गोले बना के जिस तरह सरकार ने प्रयास किया कि सब लोगों को सारी चीज को रूटीन पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बचाव, क्योंकि इसका बचाव अभी दवाई नहीं है, बचाव ही दवाई है। और इसको हम बॉर्डर को लेकर काफी कश्मकश थी, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर की अगर बात की जाए तो हमने देखा बीच में किस तरह से खींचतान हो रही थी। ये बात कही जा रही थी कि हरियाणा से दिल्ली भेजे जा रहे हैं लोग, और कुछ लोगों का ये कहना था कि दिल्ली से हरियाणा भेजे जा रहे हैं, और इसको लेकर सरकारें भी आपस में तू तू मैं करती हुई नजर आई। क्या आप मानते हैं कि अब जल्दी ही इसका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और हरियाणा में हैं, और काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उनको लेकर भी विचार करने की आवश्यकता है, श्रमिकों के अलावा जो लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सब देखिए पढ़े लिखे लोग ही हैं, लेकिन इनको जल्दी किस बात की है? हाँ, ये रोग ऐसा है, अगर आप इस चीज में थोड़ी सी धैर्य रख लेंगे तो हो सकता है कि हम हर चीज से निजात पा जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम हरियाणा को भी बचा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे, अपने आप को बचाने के बाद भी। लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों में अति उत्साह है कि मेरे को नहीं होगा और तेरे को हो जाएगा, और जो लोग इस चीज से थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं वही लोग इसके ग्रसित हो रहे हैं। ये कोई गरीब आदमी का रोग नहीं है, अमीर आदमी का रोग नहीं है, ये हर आदमी को, इंसानियत को बचाने के लिए है। हम लोग और सरकार की जो ये कवायद हो रही है, और राज्यों से जिस तरीके से इधर उधर थोपना और इन सब चीजों को बातें करना, ये राजनीतिक बातें बंद होनी चाहिए। अभी इस महामारी से बचने का उपाय होना चाहिए, नागरिकों के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखने की बात होनी चाहिए, न कि राजनीतिक उठापटक से इधर उधर की बातें हों और एक दूसरे को उकसाने की बातें हों नागरिकों के अंदर। और हम मीडिया के साथियों का भी फर्ज बन जाता है कि हम लोग भी लोगों के बीच में अच्छी अवेयरनेस लाएं और लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ढील जरूर दी जा रही है, लेकिन समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि जहां भी थोड़ी सी छूट दी जाती है वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं, कोरोना वायरस को भूल जाते हैं। ऐसे में उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना महामारी को हम सबको मिलकर हराना है। और चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के द्वारा राहत की तीसरी किश्त यहां पर दे दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए यहां पर 11 ऐलान कर दिए गए हैं। 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े हुए हैं, 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो तमाम तरह के फैसले यहां सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा राहत की तीसरी किश्त दी जा चुकी है। कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ 11 ऐलान किए गए हैं, 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े हुए हैं, और 3 फैसलों की अगर बात की जाए तो उनका संबंध गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़ा है।
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई राहत पैकेज की, इसके बाद एक के बाद एक हमने देखा है किस प्रकार से वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं और राहत की तीसरी किश्त आज दे दी गई है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से तीसरी किश्त आज जारी कर दी गई है, उसकी घोषणा कर दी गई है जनता के सामने? सुधा जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान किया है। आज उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़े 11 ऐलान किए। 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े हुए थे, जिसमें 3 फैसले जो है गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल बनाएं और आओ स्वदेशी अपनाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने, ये नारा दिया था। इन जो 8 फैसले लिए गए कृषि क्षेत्र में, उसमें उन्होंने भंडारण आपूर्ति के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने हर्बल, ऑर्गेनिक और पोषक उत्पादों के जो क्लस्टर बेस्ड, जो उनका कहना है कि बिहार में जैसे मखाना है, कश्मीर में केसर है, कर्नाटक में रागी है, तेलंगाना में हल्दी है, आंध्रा में मिर्ची है, उत्तर प्रदेश में आम है, तो इनकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए और इनकी ब्रांडिंग की जाए। दूसरा, उन्होंने मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए और पशुओं के लिए जो उनका टीकाकरण हो उसके लिए ऐलान किया, और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए हर्बल प्लांट्स के। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे औषधि के पौधे लगाए जाएं, और 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए, और 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन, जो आलू टमाटर प्याज वगैरह इनको लिए। और 3 उन्होंने जो है रिफॉर्म, गवर्नेंस और रिफॉर्म की बात की। उन्होंने सबसे पहले जो कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव की बात कही। दूसरा, उन्होंने किसानों को अपना प्रोडक्ट बेचने की छूट, अब किसान ई ट्रेडिंग के जरिए अंतर्राज्यीय व्यापारियों को भी बेच सकते हैं। मतलब उनको अब ये पाबंदी नहीं होगी कि वो अपनी स्टेट में ही बेचे, वो दूसरी स्टेट में भी जाके बेच सकते हैं। तीसरी, उन्होंने जो एश्योर्ड रिटर्न की बात की किसानों के लिए। और पहले दिन अगर हमने देखा, निर्मला सीतारमण जी ने पहले दिन में एमएसएमई के लिए और ईपीएफ के लिए, एनबीएफसी के लिए, डिस्कॉम जो बिजली वितरण कंपनियां उनके लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और डायरेक्ट टैक्सेशन की कुछ राहत दी थी। दूसरे दिन उन्होंने प्रवासी मजदूरों, रेडी पटरी वालों और मुद्रा शिशु लोन के लिए और छोटे किसानों की बात की थी। और आज इन्होंने कृषि क्षेत्र की बात की है। जी, शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। अतुल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, एक के बाद एक वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं। आज की जो घोषणा है, जहां पर कृषि को लेकर काफी ज्यादा घोषणाएं की गई हैं, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, किस प्रकार से मानते हैं? क्या इससे किसानों को राहत मिल पाएगी? गुड इवनिंग मैडम। बिल्कुल श्योरली किसानों को इसमें बहुत राहत मिलेगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जानती है कि अगर हमको अपने जीडीपी पे कुछ करना है, अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले किसानों के लिए या एमएसएमई के लिए, छोटे उद्योगों के लिए करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आज जिस हिसाब से कृषि के लिए ये फंड उन्होंने करा है, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए देश को मजबूत करने का काम किया है, और इसका फर्क तो हम पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी बताइए, लगातार ये बात कही जा रही है कि राहत पैकेज जो है वो राहत पैकेज नहीं है, लोन दिया जा रहा है या लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि एक के बाद हमने एक देखा, वित्त मंत्री आती हैं, तमाम तरह की घोषणाएं करती हैं, लेकिन विपक्ष इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम हमेशा ऐसे अपोजिट करना होता है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप वो इस चीज को पूरा आप समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे, कब, कैसे, किस फॉर्म में हेल्प करी जा रही है या फंड दिया जा रहा है। तो उसका अभी और भी हमें आगे देखने को मिलेगा। अभी हम बहुत जल्दी कहना होगा कि लोन दे रहे हैं या सहायता नहीं कर रहे हैं, इसको अभी हमें बहुत जल्दी हमें इस रिजल्ट पर नहीं होना चाहिए कि वो लोन है या सहायता नहीं है। इसका फॉर्म अभी और हमें आगे एलेबोरेट करने को देखने को मिलेगा। चलिए, वाकई में तो बहुत ज़्यादा इसके असर देखने को मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार आलोचना ज़रूर की जा रही है, लेकिन इस बीच वित्त मंत्री के द्वारा तमाम तरह की घोषणाएं कर दी गई हैं, जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। किरण पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, कृषि नेता हैं, किसानों के नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किरण जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे घोषणा के क्रम को? क्योंकि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश है केंद्र सरकार की और वित्त मंत्रालय की।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको और आपके चैनल को कि आप किसानों के मुद्दे बार बार उठाते हैं। धन्यवाद, आप वास्तव में सच्चे मसीहा आप हैं किसानों के। मैं ये कहना चाहूंगा जो ये 20 लाख करोड़ जो हुआ है, इसमें बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। ये बड़े ध्यान से सुने, 20 लाख करोड़, 3 शब्द से 20 लाख करोड़, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कि इन्होंने क्या दिया है जनता को, क्या दिया है गरीब और किसानों को, क्या दिया है उद्योगपतियों को और क्या दिया अफसरों को। ऐसे आप बड़े ध्यान से सुन लें, 20 जनता को, लाख अफसरों को और करोड़ नेता और उद्योगपतियों को दिया है। ये इसकी फुल फॉर्म है, 20 लाख करोड़ इन्होंने किसानों के गरीबों के साथ इस पूरे जितना बजट है आज की डेट में पूरे भारत में आज तक पहली बार इतना इन्होंने बजट पैसा दिया है जनता को, परंतु उसमें से जनता के पास 20 और लाख अफसरों के पास करोड़ उद्योगपतियों नेताओं के पास भेजा है। ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी 20 लाख करोड़ की। इसलिए किसानों के साथ छलावा हुआ है, किसानों को कुछ भी नहीं दिया है। आप देखिए 2 महीने से कितना ओला वृष्टि, ओला कोरोना और आंधी और तूफान में फिर भी अगर जनता की जरूरत है तो किसान के उसकी जरूरत है। किसानों को इसमें इन्होंने अनदेखा किया है। जी, आपका ये मानना है कि किसानों को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक कैश मदद होनी चाहिए थी। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं कांग्रेस और भाजपा और बसपा सपा और ये जितने राजनीतिक दल हैं मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु मैं अपनी बताऊंगा आपको कि ये अगर जितना इन्होंने 20 लाख करोड़ जो घोषणा की है, इसमें से किसान का इन्होंने छलावा कर दिया है, गरीबों के साथ छलावा कर दिया है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज की डेट में विदेशों से हवाई जहाज भेजकर जनता मंगाई जा रही है जो दूसरे देशों को लिए कमाते थे, और यहाँ के देश में जो कमाते थे किसान और गरीब वो पैदल चल के 200, 1200 और 600 और 800 किलोमीटर जा रहे हैं और उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है इस जनता के साथ, कहाँ का छलावा नहीं हो रहा था, और इसे क्या कहेंगे आप लोग बताइए। में बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमसे बातचीत करने के लिए। किरण पाल सिंह हमारे साथ मौजूद थे, कृषि नेता थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। और चलिए गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। गुजरात का मेडिकल बुलेटिन यहां जारी कर दिया गया है। गुजरात से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर बुलेटिन जारी किया है। ये भी आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले सामने आ चुके हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा तकरीबन 10,000 के करीब पहुंच चुका है। जी हां, गुजरात में पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर बुलेटिन भी जारी हो चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा 9,932 यानी कि तकरीबन 10,000 के करीब बताया जा रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। फिलहाल जो स्थिति है गुजरात के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि गुजरात सरकार के दावे कुछ और थे, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते नजर आ रहे हैं? गुजरात की जो बात करें आज तो गुजरात में अभी मामला कोरोना पॉजिटिव का बढ़ने जा रहा है। गुजरात प्रशासन उसके सामने कार्यवाही कर रही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का भंग हो रहा है गुजरात में, और गुजरात में एक जिले से दूसरे जिले में सब लोग ट्रांसफर करता है, उसके कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ने जा रहा है। का कोरोना लगातार यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या सफाई आई है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि 24 घंटों की अगर बात की जाए तो जैसा कि जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में काफी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या सफाई दी गई है? जी, आज गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस को लेकर बुलेटिन जारी किया है। पिछले 24 घंटे में 340 नया पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है, और गुजरात में जो अभी कुल केस की बात करने में आई है तो गुजरात में 10,000 के करीब पहुंच गया है। 9,932 पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है गुजरात में।
हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता गुजरात से हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि जानकारी हम लगातार अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 10,000 के करीब मरीज पहुंच चुके हैं कोरोना वायरस के गुजरात में। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से गुजरात में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां की सरकार के द्वारा अलग अलग तरह के दावे और वायदे किए जा रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 340 मामले सामने आ चुके हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा तकरीबन 10,000 को छूने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल है और चुनावी साल भी है। ममता बनाम केंद्र का अखाड़ा बंगाल बनता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में प्रवासी मजदूर यहां फंसे हुए हैं। ट्रेनों और विमानों के संचालन को लेकर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। तो कोरोना काल है, चुनावी मौसम भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कई ट्रेनों को लेकर, विमानों को लेकर अडिग नजर आ रही हैं, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार पर। ट्रेनों और विमानों के संचालन को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। तो तेरे मजदूर और मेरे मजदूर, इस तरह की लड़ाई लगातार जारी है पश्चिम बंगाल की। अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी अपने बॉर्डर के अंदर कई बसेस को आने से, ट्रेनों को आने से रोकती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के साथ तनातनी देखने को मिल रही है। संबित पात्रा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर साफ तौर से उन्होंने कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगाए हैं। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सियासी अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जयप्रकाश मजूमदार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे हम बातचीत करते हैं। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो उनके अपने तर्क हैं। वो लगातार कह रही हैं कि केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार के आंकड़ों की अगर बात की जाए और जिस तरह के बयान आ रहे हैं या जिस तरह की हकीकत है, उसमें कोई भी एक सार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है पश्चिम बंगाल के अंदर? और दूसरी बात, ये तनातनी जो चल रही है, ये कब थमेगी? आप क्या ये जो लेबर लोग पश्चिम बंगाल में आ नहीं पा रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रहा है, इसका बारे में बात कर रही है? मेरा आपसे ये सवाल है कि जो केंद्र सरकार है और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनके बीच में जो संग्राम चल रहा है, जिस तरह के क्लैशेस चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ना देखिए, 24 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ। वो लॉकडाउन का साथ साथ एक चीज प्रकट हुआ बंगाल में, ये पूरा भारत जब नरेंद्र मोदी का साथ देके ये कोरोना वायरस का अगेंस्ट में, कोविड-19 पैंडेमिक का अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उसी टाइम पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने सोचा ये कोविड बाद में देखा जाएगा, पहले तो मोदी का साथ लड़ लूं।
यही है उनका तरीका। और झूठा वादा इतना किए हैं उन्होंने। पहले तो एक बात है कि कोविड का इधर में क्या इफेक्ट हुआ वो लेके ये लोग छुपाया है कि कितना संक्रमण हुआ है, कितना अटैक हुआ है, कितना कोविड पॉजिटिव हुआ है और कितना आदमी लोग का मौत हो गया। ये लेके झूठा डेटा देके ये साबित करना मांग रही थी कि बंगाल में कोविड बोल के कुछ नहीं है। वो कोविड या कोरोना वायरस ममता दीदी का नाम सुन के भाग गया है, ऐसा बचपना दिखाई। उसका बाद देखिए राशन लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन का बंदोबस्त किया, ये सब आदमी लोग के लिए, गरीब आदमी लोग के लिए गरीब कल्याण योजना में वो राशन का चावल ये लोग चोरी किया, ये तृणमूल कांग्रेस ने। और आदमी लोग तक राशन पहुंचा नहीं है, वो राशन लेके ये लोग चोरी कर लिया, खुला मार्केट में ये बेच दिया। नहीं तो खुद लेके जाके बोला देखिए हम लोग तृणमूल का है, हम लोग आपको चावल दे रहा है। ऐसा सब बहुत कुछ किया। और जो माँ बहन लोग, जो मातृशक्ति है, वो जब रास्ते में उतर आई ये राशन मांगने के लिए, गरीब सब आदमी, उन लोग को डंडा मिला, पुलिस का डंडा मिला, इन लोग को चावल नहीं मिला। वाकई में तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयप्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और जैसा कि उन्होंने बताया कि तनातनी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ममता सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है और ऐसे में इस चुनावी मौसम में, क्योंकि चुनावों की घड़ी भी नजदीक आती हुई नजर आ रही है, घमासान शुरू हो चुका है, तेरे मजदूर मेरे मजदूर, इस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है। और ममता बनर्जी अपने बयानों को लेकर, अपने आंकड़ों को लेकर अडिग नजर आ रही हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।